हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके नीट 2021 और जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आने वाले क्वेश्चंस के जस्ट सिमिलर ही होगा। और आप सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाला है आप सभी बच्चों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, आप अपने कॉपी और पेन को लेके बैठिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आज। और इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं, आपको फिर कोई और किताब देखने की, किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नीट और आईआईटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, थ्योरीज वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, तैयारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेक्टेड 50 to 60 क्वेश्चंस हैं, अभी हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है निकल कर, वो है इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C2 C3 बॉन्ड इज ऑफ टाइप। आपसे पूछ रहा है कि C2 और C3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी आनी चाहिए। नॉमेनक्लेचर B3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर एंड पे होगा तो आपको काउंटिंग डबल बॉन्ड से शुरू करनी है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है C2 एंड C3 के हाइब्रिडाइजेशन। तो C2 में देख लीजिए, तो कार्बन नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, एक सिग्मा। फिर ये कार्बन से जुड़ा है अपने बगल वाले 3 से 2 सिग्मा, एक सिग्मा इसके पहले लगा हुआ है C1 वाले से जुड़ा हुआ, तो 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। ठीक है। अब C3 के लिए पूछ रहा है, तो C3 में 2 हाइड्रोजन है, एक इधर सिग्मा है, एक इधर सिग्मा है, तो टोटल 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा sp2 एंड sp3। तो फर्स्ट आंसर आप सभी बच्चे, फर्स्ट आंसर आप लोग अपने कॉपी पे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन इलेक्ट्रोफिलिक ओनली। तो इसमें से आपको इलेक्ट्रोफाइल बताना है। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, यानी जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे वाटर के केस में आप देख लो, वाटर में लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, तो आपका ये आंसर तो होगा नहीं। NH3 में भी एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपसे सिर्फ इलेक्ट्रोफिल की सीरीज पूछा जा रहा है। ROH में भी यहाँ पे देख लो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए AlCl3, AlCl3, Cl Cl और Cl। तो यहाँ पे AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, Cl प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको इंक्रीजिंग एसिडिटी बताना है। तो एसिडिटी याद रखिएगा कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होगा, एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर -I इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये आपका -I से भी कर सकता है और -M से भी कर सकता है। और -I जितना नज़दीक होगा इस एसिड से, उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो COOH से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करोगे COOH के कार्बन से तो 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ पे एक -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर आप यहाँ 1 2 करोगे तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। यहाँ पे देखिए 1 2 थर्ड पोजीशन पे -I लगा हुआ है, और ये जो -I है फर्स्ट वाले से कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा इसमें।
है ना, और इसमें आपका प्लस आई शो कर रहा है, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले का प्लस आई होने से सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो फोर्थ वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ वाले का सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का देख लो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बहुत ही पास है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फोर्थ वाले केस में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ लोएस्ट पीके वैल्यू। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग पीके वैल्यू यूज़ करते हैं। तो पीके वैल्यू अगर कम है इसका मतलब के का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड चेक करना है। तो अगेन मैं कहूँगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ चेक करिए कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो सेकंड पोजीशन पे NO2 लग गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल NO2 लगाया। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि NO2 जस्ट सेकंड पे है, यहाँ पे थर्ड पे है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो 1 2 सेकंड पे क्लोरीन है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी NO2 से बहुत कम होती है, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है 1, सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको आपके टीचर ने कॉन्सेप्ट सिखाया होगा कि अगर सेम पोजीशन पे 2 वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे Cl वीक है और यहाँ पे 2 है, तो 2 अगर वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एक स्ट्रॉन्ग वाले से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। इसका मतलब कि ये जो हमारा है ये फोर्थ नंबर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर रखता है, क्योंकि 2 है और वीक है लेकिन 2 है, और यहाँ पे एक सिंगल है स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसका पीके का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो लोएस्ट पीके वैल्यू आपका फोर्थ वाले नंबर का होगा, ठीक है। फिफ्थ में कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इफ, एम्बिडेंट कब होगा, ठीक है। तो आप पढ़ो एम्बिडेंट, आप जानते हो कि एम्बिडेंट में 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है, यानी कि 2 साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, ये गलत स्टेटमेंट है। इट्स अटैकिंग एटम हैज 2 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर अटैकिंग एटम सिंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल अगर है और 2 लोन पेयर है तो ये भी बात नहीं जम रहा है। इट हैज़ 2 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स, बिल्कुल यहाँ पे 2 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे CN, तो यहाँ पे कार्बन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, इसीलिए ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसी तरह से SCN भी हो सकता है, NCS भी हो सकता है ना, ये सब आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। NO2 भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, N के थ्रू भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। फोर्थ नंबर में चेक करते हैं। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि रैंक द इंडिकेटेड बॉन्ड्स इन ईच कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो चलिए 6 वाले में हमें बॉन्ड लेंथ चेक करना है। तो देखो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, फिर डबल बॉन्ड का होता है और फिर सिंगल बॉन्ड का होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। तो बॉन्ड आपका 2 इज वेरी लेस, 2 आपका बहुत ही कम हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल रहा है फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7th कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटा डायरेक्टिंग स्ट्रेंथ। देखिए ये सभी ग्रुप जो है, ठीक है, ये सभी ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से होते हैं, ठीक है, जैसे NR3 ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है ना, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को सक करता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन को कम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेटा डायरेक्टिंग का डिक्रीजिंग इफेक्ट बताना है। तो सबसे देखो सबसे जो स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, -M इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करने वाला जो ग्रुप है वो आपका है NR3+, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा NR3+, ठीक है ना। उसके बाद आपका होगा NO2, उसके बाद होगा CN, उसके बाद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो Nr3 प्लस सबसे ज़्यादा, फिर NO2, फिर Cn, फिर COOH, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाले में देखते हैं। 8 नंबर में क्या कर रहा है कि यहाँ पे अमंग ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 आपको दिए हुए हैं। अमंग दिस 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर द मोर आर पॉसिबल, व्हाट वुड बी देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड में उस स्ट्रक्चर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो कि स्टेबल ज़्यादा होता है। तो एक ही आपका स्ट्रक्चर का कई स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन उस रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे स्टेबल कंपाउंड को चूज करना है, ठीक है, और उसका रिलेटिव ऑर्डर बताना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे चेक करिए। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, पॉन्ड PONDEH। देखो पॉन्डेज रूल आप याद रखना, P का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर में जिसमें सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, O फॉर होता है ऑक्टेट, फिर हमें ऑक्टेट से चेक करना है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो लेस स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। N फॉर क्या होता है, तो N फॉर होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो जो भी स्पीशीज न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू चार्ज वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में सभी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट, सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट वाला होता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट और 3 ही होगा, यानी कि ये और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। फोर्थ वाले में देख लो, फोर्थ वाले में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है और इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। 2 कार्बन है जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हो गया, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज्यादा है तो इसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब कि 1 के बाद जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा थर्ड का होगा, और थर्ड के बाद सेकंड का होगा, तो 1, 3 एंड सेकंड। चलिए फिर कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18, इट्स ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब आपको यहाँ पे सभी कार्बन को sp3 दिखाना है और सभी हाइड्रोजन एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sp3 सारे कार्बन आपको sp3 दिख जाएंगे फर्स्ट वाले में, लेकिन यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अलग अलग हैं। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है, इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो अलग अलग हाइड्रोजन है। सेकंड वाले केस में चेक करो, यहाँ पे sp3 हो गया, ये सब कार्बन जो है आपको sp3 दिखेगा, ये सब कार्बन आपको sp3 दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सारे कार्बन sp3 दिखेंगे, और सारे कार्बन को आप चेक करिए, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे चेक करिए तो ये आपका 4 डिग्री कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, है ना। तो यहाँ सभी 1 डिग्री जो कार्बन है आप देखिए सब सेम है, क्योंकि सभी 1 डिग्री कार्बन जो है और उसके 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है ये 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखने के लिए मैंने आपको रूल बताया है, पॉन्डेज रूल बताया है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, इस वाले केस में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे चार्ज आ गया, ऑक्टेट तो पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी दोनों में सेम है बट चार्ज हो गया। इसका मतलब कि 1 की स्टेबिलिटी सेकंड से ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी सेम है दोनों में, लेकिन इसमें चार्ज है, तो इसका मतलब न्यूट्रल वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। चलिए इस वाले को देखते हैं। इस वाले में हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, जो आपका यहाँ जो कार्बन दिख रहा है ये आपका कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है,
और यहाँ पे जो आपका कार्बन है ये कार्बन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के मामले में तो दोनों आपका इनकम्प्लीट है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो देखो, हम स्टेबिलिटी के मामले में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी जो आएगा वो फर्स्ट का आएगा सेकंड से, ठीक है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में चेक करोगे तो आपका थर्ड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे? देखिए, कॉन्सेप्ट यूज़ यही करेंगे क्योंकि देखो चार्ज का जो सेपरेशन है वो आपका दोनों में सेम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब कि हमारा थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाले में देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा ब्लंडर क्रिएट करेगा, है ना, हाईली अनस्टेबल होता है। तो 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में आपका है ना, तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर कह रहे हैं कि विच कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल, आपको यहाँ पे मोस्ट स्टेबल बताना है। तो देखो, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहला आपको रेजोनेंस देखना है, ठीक है, और रेजोनेंस से भी पहले एरोमेटिसिटी देखना है, उसके बाद रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। तो अगर एरोमेटिक इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें अल्फा जो आपका हाइड्रोजन है वो कितना हाइड्रोजन है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में ये वाला अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 3, इधर 2 और यहाँ पे 1, 3 2 5 हो गया, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ चेक करिए, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे चेक करिए, इस वाले कार्बन पे चेक करो, ठीक है, इस वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 2 केस में 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहा था, एक में 5, एक में 8। तो अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत आसान सा भी है और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने चाहिए, 10 से 12 सेकंड में आपका बन जाना चाहिए। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, CHCl3 CHF3 CH3 CH3, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो देखिए, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो आप कंपेयर करोगे वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आपको मिलेगा वहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होगा उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो CHCl3 के केस में, ठीक है, ये एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटोन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एसिडिक प्रोटोन है। अब एसिडिक प्रोटोन जितना जल्दी यहाँ से ये बाहर निकल जाए उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। आप इसका कॉन्जुगेट बेस अगर बनाइएगा तो CCl3 हो जाएगा, इसका बनाओगे तो CF3 माइनस हो जाएगा, और इसका बनाइएगा CH3CH2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, CCl3 में आपका जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज होगा d ऑर्बिटल रेजोनेंस से, d ऑर्बिटल रेजोनेंस से, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर है इसके d ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस है, और d ऑर्बिटल रेजोनेंस होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी याद रखिएगा यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कॉन्जुगेट बेस का, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा वो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड,
यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट में NH2A है, NHB है, यहाँ पे C दे दिया। देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका बेसिक स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर लोकलाइज होगा, अगर ये लोकलाइज्ड होगा तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है, बेसिक बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्थिर है वहाँ, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो बहुत वीक हो जाएगा। तो आप यहाँ चेक करिए कि जैसे ए केस में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे देखो बी केस में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि CO इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ का नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग +M आपका यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग +M, वो इस वाले में होगा, यानी कि B में होगा। तो B आपका सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। B जो है वो आपका सबसे कम बेसिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा A है, वो सिंपल डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन आपके B से कम डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। तो B के बाद A और A के बाद आपका हो जाएगा C। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, चेक कर लो। C सबसे ज़्यादा, फिर A, फिर B, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आप इसको आंसर को अच्छे से मिला लीजिए। चलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल NO2+ अटैक्स द फॉलोइंग, मतलब NO2+ जो है वो किस पे अटैक करेगा, ठीक है। ये सारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन विच केस NO2+ विल अटैक एट मेटा पोजिशन। तो आपसे पूछ रहा है कि मेटा पोजिशन पे किस में अटैक करेगा। तो देखो आपको पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पे होगी। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं ऑर्थो पैरा पे, तो वो जाएगा मेटा पे। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे NO2 अटैक कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे NO2 अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्थो और पैरा तो आप कर नहीं सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अटैक करेगा कहाँ, यहाँ पे अटैक करेगा मेटा पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो सेकंड नंबर होगा। फिर ये देखो ये क्या होगा, ये +M शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +M ग्रुप है जो कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे करेगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला केस है वहाँ पे मेटा पे अटैक करेगा NO2+, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं, मतलब आपका सेकंड और थर्ड होगा, और सेकंड और थर्ड देख लो कहाँ पे, तो सेकंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर केस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलो वुड बी एरोमेटिक। तो हमें एरोमेटिक का कंडीशन देखना है। तो देखिए सबसे पहले एरोमेटिक का आपको मैं कंडीशन बताता हूँ, एरोमेटिक का कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहला एरोमेटिक के लिए आपका होना चाहिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्लानर होना चाहिए। तीसरा जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और चौथा हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होने चाहिए पूरे रिंग के अंदर, है ना। तो चलो यहाँ देख लो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्लानर है, मॉलिक्यूल प्लानर है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है, लेकिन 4n+2 पाई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, है ना। आप चेक कर लीजिए, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होना चाहिए, तो दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये भी आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज हुआ। यहाँ पे चेक करिए, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 6, जो कि डीलोकलाइज कर रहा है।
अब अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे 6 हो जाएगा तो आप सोचो क्या हो जाएगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो गया, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा एरोमेटिक निकला। ठीक है, तो एरोमेटिक के लिए याद रखिएगा कि n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे भी साइक्लिक है, प्लानर है, सब प्लानर है, साइक्लिक है, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप करके देख लो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गया। इसका मतलब कि हमारा 4 भी एरोमेटिक होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C2 C3 कार्बन इन द फॉलोइंग। तो C1 C2 C3, तो यहाँ पे देख लो C1 C2 C3, C1 जो आपका है वो एक कार्बोकेटायन है, आपको पता है कार्बोकेटायन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। C2 भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। और यहाँ पे C3 देख लो, C3 देख लो, C3 आपका ये वाला दिया ना, ये वाला, ये पोर्शन ये है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो हमारा हो गया सीक्वेंस sp2 sp2 एंड sp, तो sp2 एंड sp हमारा करेक्ट ऑप्शन 16 का 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि NaNH2 1 मोल है इस स्ट्रक्चर के लिए, ये आपका एक रिएजेंट है जो इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना चाहता है, इसके साथ प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि आप समझो कि NaNH2 क्या है, तो NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। ठीक है ना, तो चूंकि देखो होता क्या है कि NaNH2 में NH2 माइनस है, ठीक है ना, जो कि एक बेस है, तो इसे तो प्रोटोन चाहिए, ये प्रोटोन लवर है, तो इसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है यहाँ पे, उसके साथ ही, चूंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 1 मोल दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही को डिस्टर्ब करेगा ये। ठीक है, जो भी इनमें इन तीनों में सबसे स्ट्रांग होगा ये सिर्फ उसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। स्ट्रांग इन द सेंस कि इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको पता है SH और OH में एसिडिक स्ट्रेंथ SH का ज़्यादा होता है OH के कंपेयर में, और OH का ज़्यादा होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH के कंपेयर में। ठीक है, तो ये सिर्फ SH के प्रोटोन को एलिमिनेट करवाएगा, यानी NaNH2 जो है यहाँ पे इस वाले SH के प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे NH3 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H निकल गया, S माइनस हो गया, और Na जो है यहाँ पे आके लग जाएगा, SNA हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 17 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा NaNH2 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 माइनस एक बेस है, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ कंपाउंड बनाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। तो देखिए अगर रेजोनेंस अगर बहुत अच्छा है, रेजोनेंस अगर ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड C का आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रेजोनेंस बढ़ने से C डबल बॉन्ड C का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लेंथ जो है C डबल बॉन्ड C का, तो देखो रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड C का बढ़ेगा, आप याद रखिएगा, रेजोनेंस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, लीनियर कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। यहाँ पे देखो बस यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है, इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ आपका छोटा होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक भी देखिए ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ से देखो यहाँ तक है ना, इसमें आपका यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ ये है आपका, और इसमें आपका डबल बॉन्ड फिक्स है, यानी कि फिक्स डबल बॉन्ड है, फिक्स्ड डबल बॉन्ड है। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ये फिक्स हो गया, इसका मतलब कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम इसका बॉन्ड लेंथ होगा, तो हमें तो लॉन्गेस्ट देखना है, तो लॉन्गेस्ट जो हमारा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि रेजोनेंस जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कब मिलेगा, जब रेजोनेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अमंग द अरेंज द CH बॉन्ड्स XYZ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक बात आप याद रखेंगे कि बॉन्ड वही टूट सकता है जब टूटने के बाद जो कॉन्जुगेट मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी बॉन्ड्स को तोड़ना है, जिसका भी पूछ रहा है आपको तोड़ लेना है, ठीक है, आपको तोड़ लेना है। तो जैसे मान लो हमने ये तोड़ा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा कलर मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है होमोलिसिस। होमोलिसिस में हम फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे बनेगा, जब ये H बॉन्ड टूटेगा एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। अब हमें देखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की हम अगर बात करेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड देखो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी आपका कम हो जाएगा, ठीक है, उतना ही बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल होने का मतलब है बॉन्ड एनर्जी कम होना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, हमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप याद रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगा वो वाई वाले का होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इसका सबसे कम होगा, बात समझ में आ रही है। तो बॉन्ड एनर्जी इसका सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो y का सबसे कम हो जाएगा, यानी कि ये और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, और y का अगर देखा जाए कि y जो है C और H के जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपका बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो H निकलने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। चलिए y हो गया, y जल्दी निकलेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं किसका होगा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे Z के लिए, ठीक है। तो Z में भी देख लो रेजोनेंस है, ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि Z और Y में फिर अंतर क्या है। तो देखिए Y में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी आपका बन रहा है, ठीक है। तो Y में यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी है, ठीक, 2 अल्फा H भी है, इसलिए Y आपका एज कंपेयर टू Z ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब अगर Z होगा भी तो Y के बाद होगा, यानी कि Z की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी, लेकिन Y से ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग X में देखते हैं, और हम किस में देखेंगे, W में, ठीक है ना। अब देखो W वाला जो आपका बॉन्ड है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप मान के चलिए कि sp2 कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे W वाले की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो गई, और सिंपली यहाँ पे देख लो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये C और H, तो यहाँ पे एज कंपेयर टू sp2 sp3 वाले की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा बेंजीन के अंदर। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चेक करना है। तो देखो यहाँ पे C है, C के बाद डबल बॉन्ड O और OET है, इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, ईस्टर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली वो एटम जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है इसको, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कौन करेगी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी जो करेगी वो फर्स्ट नंबर करेगी, है ना। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए सबसे ज़्यादा कमी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट में सबसे कम हो जाएगा। फिर सेकंड थर्ड में चेक करो, तो सेकंड में प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और यहाँ भी प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो नाइट्रोजन का प्लस m
ऑक्सीजन के प्लस एम से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एम ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लस एम ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। इसका मतलब ये दोनों प्लस एम से बढ़ा रहा है, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ा रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसका मतलब एज कंपेयर टू प्लस एम वो कम बढ़ाएगा। इसका मतलब कि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो थर्ड नंबर में होगी, ठीक है। उसके बाद देख लो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होगी, सेकंड नंबर में होगी, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो होगी फोर्थ नंबर में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप देख लीजिए, 4 सेकंड थर्ड फर्स्ट, 4 का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, 4 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, फिर सेकंड नंबर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, फिर फर्स्ट नंबर में नहीं यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फोर्थ में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और फिर फर्स्ट में, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कभी भी एटम माइग्रेट नहीं करता है, एटम अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिख जाए आप उसको तुरंत आइसोलेट करिए, ठीक है। इन दोनों में चेक करिए, इन दोनों में कहीं कोई एटम एक दूसरे जगह पे नहीं शिफ्ट हुआ है, या इसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें चेक करिए, इसमें आपका दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी हो जाएगा, सही है। इसमें चेक करिए, यहाँ का जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो ऊपर चला गया, नहीं है, तो ये आपका रेजोनेंस तो नहीं है, कोई और हो सकता है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस कार्बन का उठकर यहाँ आ गया, इसका मतलब एटम का शिफ्टिंग है जो कि रेजोनेंस में अलाउ नहीं होता है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, दैट इज 1 और 2, ऑप्शन इज थर्ड नंबर। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इन इज रेजोनेंस डीस्टेबलाइज, तो कौन सा एनायन रेजोनेंस डीस्टेबलाइज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक है, आप चेक करके देख लो, मैंने इसके पहले भी बताया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन आपका रेजोनेंस का पार्ट है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरे रिंग में डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एरोमेटिक होगा क्योंकि पूरे रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, इस नेगेटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, एनायन पार्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लेकिन अंदर के जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं वो रेजोनेंस में जाएंगे, वो एरोमेटिक इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन ये अनायन आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डीस्टेबलाइज कर रहा है, नहीं, हमारा ऑप्शन थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो फर्स्ट को ज्यादा स्टेबल बताना है। तो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पे और सेकंड वाले को देख लो, सेकंड वाले तो रेजोनेंस में स्टेबलाइज है, इसका मतलब कि सेकंड आपका ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन 4 अल्फा एच है, यहाँ के लिए देखो यहाँ पे 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच है, इसका मतलब सेकंड वाला इज मोर स्टेबल, यानी ये भी ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे कई सारे कार्बन हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, यहाँ भी देख लो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसका मतलब जो है कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बचा हमारा ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सेकंड आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि फिनाइल रिंग में रेजोनेंस ज़्यादा काम करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल इज डीलोकलाइज्ड, है ना, रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखो ये कार्बोकेटाइन को कौन कौन स्टेबलाइज कर रहा है, तो पहली चीज़ मिथाइल का 3 अल्फा एच स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे 2 अल्फा एच, यानी कि टोटल 5 अल्फा एच स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कार्बोकेटाइन को कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, यानी 0 अल्फा एच हो गया। इस वाले कार्बोकेटाइन के लिए 3 अल्फा एच इधर है, और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप चेक करो, ये भी 4 अल्फा एच है, ये भी 4 अल्फा एच है, तो अब इन दोनों में कौन है ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, ये तो 3 अल्फा एच है तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब इन दोनों में हमें चेक करना है, तो देखो जब कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन फेल हो जाए
ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से चेक किया जाता है। रेजोनेंस भी नहीं है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी फेल हो गया क्योंकि दोनों में सेम आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करिएगा। तो इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ इस केस में ज़्यादा होगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन जो होगा वो हमारा, सॉरी एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, देख लो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो देखो इसमें से हमें एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे H कर लेना, देखो COOH है, यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H हो गया फर्स्ट वाला, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 हो गया। इस वाले केस में देख लो, यहाँ पे COOH CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया। अब इनमें से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है विच इज़ मोर एसिडिक, जो कौन है ज़्यादा एसिडिक। ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया। तो देखो COOH में से हमें प्रोटॉन निकालना है और इसका कॉन्जुगेट बनाना है। ठीक है, तो COO माइनस हो जाएगा। तो ठीक इसके बगल में देख लो, ये वाला आपका sp कार्बन है, ठीक है ना। इसके ठीक बगल में ये आपका sp2 कार्बन है, और इसके बगल में ये आपका sp3 कार्बन है। तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और मैंने आपको बोला था कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एल्कोहल्स और फिनॉल्स में लगा रहेगा, हमारा जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और एनायन अगर ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया तो करस्पॉन्डिंग एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड, इज मोर एसिडिक देन थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है ना, 25 का फर्स्ट नंबर।